गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया कहा जाता है चित्तौड़गढ़ के लिए, जो कि प्रसिद्ध है अपनी सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत के लिए, महाराणा प्रताप के शौर्य के लिए और इसके साथ ही रानी पद्मावती के जौहर के लिए विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा गढ़ यहीं पर है। बहुत बड़ा ये आकर्षण का केंद्र है, लेकिन इस वक्त जो आकर्षण का केंद्र है वो है यहाँ पर चुनावी लड़ाई, और किस तरह से ये लड़ाई और भी आकर्षक बन रही है यहाँ के मुद्दों से, यहाँ की स्थिति से। यही जानने के लिए राजस्थान के रण में हम आ पहुंचे हैं चित्तौड़गढ़, और हम यहाँ पर जानेंगे जनता की मन की बात और इसके साथ ही पूछेंगे सवाल जो यहाँ पर विभिन्न दलों के प्रत्याशी हैं उनसे, विभिन्न दलों के प्रतिनिधि हैं उनसे, कि किन मुद्दों पर वो जनता के बीच में जा रहे हैं और किस तरह से उनका विश्वास हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर वरिष्ठ जन आए हैं उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। यहाँ पर भाजपा से जो प्रतिनिधि हैं रघु शर्मा जी हैं, वो हमारे बीच में मौजूद हैं। इसके साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं उनके प्रतिनिधि भी यहाँ पर मौजूद हैं। अनिल इनानी जी यहाँ पर मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार राम प्रसाद मुंद्रा हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही संजय खाबिया हमारे साथ मौजूद हैं, और बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं, क्योंकि महिलाओं के शौर्य के लिए भी ये इलाका जाना जाता है। और महिला लीडर हमारे साथ निर्मला सिंह शक्तावत हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए, आपने क्या क्या ऐसे काम किए हैं, आपको लगता है कि जनता का विश्वास इस बार भी आपको मिलेगा? 10 साल की मोदी सरकार, 5 साल बीच में भाजपा की सरकार, और चित्तौड़ शहर ही नहीं चित्तौड़ जिले में बहुत विकास हुआ। जो मील के पत्थर हैं 25 सालों में वो भाजपा ने किए हैं। शहर में पुलिया बनाना हो, शहर के अस्पताल को बड़ा करना हो, शहर में जितने विकास, रेलवे को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन घोषित कराना हो, उसके अलावा शहर में जो बड़े डेवलपमेंट्स है वो भाजपा में हुए हैं। भाजपा की सरकार आ रही है तो निश्चित तौर पर इस विकास की गति को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, दावे सबके अपने हैं। इस बार यहाँ पर निर्दलीय भी ताल ठोक रहे हैं, उसमें आप किस तरह से अपनी जीत का दावा कर सकते हैं? आप किस तरह से देख रहे हैं कि जनता इनको नहीं आपको वोट देगी? जिस प्रकार हमारे अभी बीजेपी के प्रतिनिधि ने कहा कि 10 साल में विकास कार्य के माइलस्टोन हमने स्थापित किए है, वो बीजेपी में ही हमारे विधायक रहे चंद्रभान सिंह जी आक्या के नेतृत्व में और उनके प्रयासों से ही स्थापित हुए हैं। अभी वर्तमान में जो है प्रदेश नेतृत्व या केंद्रीय नेतृत्व में किन परिस्थितियों में उनका टिकट काटा, ये हम सभी कार्यकर्ताओं की पीड़ा है। हमारे विधायक साहब ने ये निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय किया, और आप यहाँ की जनता से पूछ सकते हैं किस तरह का समर्थन हमें मिला है। जो समर्थन मिला है उसको देखते हुए लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो तीसरे स्थान पर रहेंगे और हमारी टक्कर जो है कांग्रेस उम्मीदवार से रहेगी। तो बेहद दिलचस्प ये लड़ाई यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है। कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं राजेश जी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जान लेते हैं। राजेश जी, किस तरह से इस बार की चुनावी लड़ाई और किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जा रहे हैं? अगर हम यहाँ पर स्थानीय मुद्दों की बात करते हैं, देखिएगा स्थानीय मुद्दों में पिछले 5 साल में चित्तौड़गढ़ के जो राज्य मंत्री है आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी जाड़ाव साहब ने, उन्होंने करोड़ों रुपए का काम इस चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में करवाया है। या 8 कॉलेज चित्तौड़गढ़ विधानसभा में खुले हैं, जो आज़ादी के बाद ऐतिहासिक एक रिकॉर्ड है। एक विधानसभा क्षेत्र में 8 कॉलेज, जिसमें मेडिकल कॉलेज आ गया है, जिसमें कन्या महाविद्यालय आ गया, कृषि महाविद्यालय आ गया, इस प्रकार विधि महाविद्यालय आ गया। इस प्रकार 8 महाविद्यालय यहाँ खोले हैं। उसके अलावा निरंतर 5 सालों से चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में भरपूर विकास उनके नेतृत्व में हुआ है। बिल्कुल, हम लोगों से बात कर लेते हैं। विकास के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं बीजेपी भी, कांग्रेस भी, और जो निर्दलीय हैं वो भी। तो हम यहाँ पर जो आम लोग मौजूद हैं उनसे जान लेते हैं। सबसे पहले जो विकास के दावे हैं उनकी क्या सच्चाई है, विकास कितना हुआ है? ये जो कल कॉलेज का कह रहे हैं ये केंद्र सरकार की देन है, ये इनकी देन नहीं है। कौन कह रहे हैं? ये जो जड़ावा साहब का जो ये कांग्रेस कह रही है ना, ये केंद्र सरकार की देन है, ये इनके भारत सरकार की देन है, मोदी जी की देन है ये मेडिकल कॉलेज, ना कि इनकी राज्य सरकार की देन। आपका कहना है कि कांग्रेस ने कोई विकास नहीं? हाँ, नहीं, कांग्रेस का विकास का नाम ही विनाश का नाम होता है कांग्रेस। आप मेडिकल कॉलेज के बारे में जहाँ तक सवाल है, पूरे देश के अंदर जितने 576 जिले हैं, मोदी सरकार का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा जोर है। और आज ये कोविड की जो समस्या है, अगर मोदी जी नहीं होते तो ये देश कहाँ पे होता? इतनी बड़ी आबादी को कोविड का वैक्सीनेशन कराना, ये मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित था। आप बताइए, आप युवा हैं, युवाओं के मुद्दे क्या हैं और युवाओं के लिए आप क्या देखते हैं कि क्या कुछ काम हुआ है? देखिए, राजस्थान सरकार के अंदर जितने बार पेपर लीक हुए हैं, युवाओं के साथ धोखा हुआ है। बेरोजगारी की समस्या राजस्थान के अंदर आज टॉप पर है। बेरोजगारों में राजस्थान सच में टॉप पर है। दूसरी बात, जो आप निर्दलीय का मुद्दा भी यहाँ पे चला रहे हैं, सब बातचीत हो रही है। मुझे एक बात बताओ,
कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा, कांग्रेस की सरकार बनाएगा, बीजेपी वाला जीतेगा, बीजेपी की सरकार बनाएगा। निर्दलीय किसकी सरकार में जाके शामिल होंगे? क्या बात है, निर्दलीय किसकी सरकार में जाके शामिल होंगे? दूसरी बात, निर्दलीय जो है वो खुद के विकास के लिए काम कर रहे हैं, खुद कोई सरकार कौन सी बनाएंगे, किसके साथ जाके खड़े हो जाएंगे? युवा यहाँ पर क्या चाहता है, युवाओं के लिए पीछे क्या काम हुआ है और किस तरह से आप इस बार के चुनाव को देखते हैं? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनने वाली है और जिस प्रकार किस वजह से बनने वाली है बीजेपी की सरकार? मैं बता रहा हूँ, जिस प्रकार युवाओं के साथ इस राजस्थान की भ्रष्ट सरकार ने कुठाराघात किया था और बार बार पेपर लीक किए थे और डोडासरा के परिवार को ही सबको आरएस के अधिकारी और पेपर लीक किए थे, निश्चित रूप से चित्तौड़ का युवा जाग चुका है और चित्तौड़ के युवा की दृष्टि लंबी है। उनको पता है राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने वाली है, तो चित्तौड़ में न जाने निर्दलीयों को वोट देके क्यों अपना वोट खराब करें। और वो जो अभी दावा कर रहे थे निर्दलीय भाई, कह रहे थे कि निर्दलीय के सब लोग साथ में हैं, निर्दलीय को भाजपा को जिताएगी। श्रीमान से निवेदन है उनको कहना एक बार कि जो उनका 2 बार जीते ना, वो भारतीय जनता पार्टी के बैनर के नीचे ही जीते हैं, फूल के नीचे ही जीते हैं, वो निर्दलीय नहीं जीते। निर्दलीय आप जीत के दिखाओ, फिर बात करेंगी जनता। ये हमारे जो मित्र कह रहे हैं कि निर्दलीय किनके साथ रहेंगे, निर्दलीय किनके साथ रहेंगे, निर्दलीय जनता के साथ है। हमारे चंद्रभान जी ऐसे विधायक हैं जो सुबह 5 बजे उठ के जनता की सेवा के लिए लगते हैं, रात को 12 बजे तक करते हैं। इनसे ही सामरिया सेठ की कसम दिला के कह दो कि वो ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं। यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं, महिलाओं के मुद्दे जान सकते हैं। हम सबसे पहले महिलाओं के मुद्दे जानेंगे। आप बताइए मैडम, महिलाओं के क्या मुद्दे हैं, महिलाएं क्या चाहती हैं? महिलाएं 5 सालों में सुरक्षित नहीं थी। इन 5 सालों में जो महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, बलात्कार हुए, हर जगह जो घटनाएं हुई वो पहले शायद कभी नहीं हुई। कांग्रेस सरकार से हम महिलाएं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। हर एक बच्चा जब उनका टिकट कटा था तो लोग वहां पहुंच गए थे, उन्होंने कहा पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, मुझे नहीं लड़ना है। लेकिन जनता ने उन्हें खड़ा किया कि आपको नहीं, इलेक्शन हम लड़ रहे हैं, आप लड़ो, आप संघर्ष करो चंद्रभान जी, हम आपके साथ हैं। सर, ये जो लड़ाई है ये त्रिकोणीय होती हुई क्या आपको दिखाई दे रही है? इस बार का चुनाव वास्तव में त्रिकोणीय संघर्ष के रूप में है और हर आदमी, हर प्रतिनिधि अपने अपने मुद्दों को उछाल रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि चित्तौड़ जिले से आज तक, आज़ादी से लेकर के अब तक, कोई ऐसा सशक्त नेता नहीं बना जिसकी वजह से यहाँ का जो विकास होना चाहिए था वो हो पाया। कहने को तो हेरिटेज के रूप में, हेरिटेज सूची में हमारा दुर्ग शामिल है, लेकिन दुर्ग के विकास के लिए अभी तक ऐसी कोई बड़ी योजना नहीं बनी जिसकी वजह से ठहराव नहीं हो पाया। पर्यटन यहाँ पे ज़्यादा ठहरते नहीं है, आकर के 2 घंटे विजिट करके उदयपुर चले जाते हैं। अगर यहाँ पे सही मायने में काम किया होता तो आज ये पर्यटन नगरी कहलाता, ऐसा नहीं हो पाया। बिल्कुल, भाजपा से इसका जवाब ले लेते हैं। पर्यटन एक बड़ा मुद्दा है, सियासी लड़ाई तो है। ये जो निर्दलीय आपके खिलाफ खड़े हुए हैं, ये इसे कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं? निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी के खिलाफ जाके लड़ रहे हैं। राज्य सरकार ने त्वरित कार्रवाई की, हत्यारे गिरफ्तार हुए और उसकी जांच एजेंसी एनआईए जो केंद्र है, और केंद्र ने अभी तक उनकी चार्जशीट दाखिल नहीं की और उनको सजा का प्रावधान अब नहीं किया। कितने दिन बाद त्वरित? मैं बताता हूँ, तुष्टिकरण की सरकार, उसका सबूत देने की जरूरत नहीं। ये सरकार तुष्टिकरण की सरकार है। मैं एक बात बताऊं, आप ये देख लो, चित्तौड़ में रतन सोनी की मृत्यु हुई 5 लाख रुपए, इमरान की मृत्यु हुई जयपुर में 50 लाख। क्यों भाई? मरने वाला दोनों इंसान थे, 25 लाख रुपए है ना? तो 25-50 हुए, अपना आप स्वीकार कर रहे हैं। तुष्टिकरण की सरकार एक नहीं है। 5 भी नहीं मिले अभी। आप बताइए। मैम, किसी व्यक्ति का खून हो जाता है तो क्या इन चीजों से तोला जाना चाहिए कि कितना मुआवजा दिया? अव्वल ये होना चाहिए, बीजेपी हो या कांग्रेस, किसी की मौत नहीं हो, कोई बलात्कार नहीं हो, कोई अपराध नहीं हो, अपराधों को पैसों से तोला जाएगा, ये तो फिर सरासर गलत होगा। आप मुझे बताइए कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर यहाँ पर बात करने की जरूरत है और सियासी लड़ाई में वो मुद्दे कहीं दबते हुए दिखाई दे रहे हैं? मुझसे पूर्व में वरिष्ठ पत्रकार रामप्रसाद जी मुंदड़ा ने कहा था, निश्चित रूप से पर्यटन का ठहराव नहीं होना चित्तौड़गढ़ के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, यहाँ के उद्योगों में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। यह सबसे, यहाँ के बेरोजगार अन्यत्र रोजगार के लिए भटकते हैं और चित्तौड़गढ़ में इतने फैक्ट्रीज हैं लेकिन सभी बाहर के रोजगार के लिए नौकरी पे लगते हैं। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें मैम, आज़ादी के 70 साल के बाद भी चाहे कितने ही कॉलेज और अस्पताल खोलने की बात की जाए, लेकिन उनमें पर्याप्त स्टाफ या संसाधन नहीं होना कोई उपयोगिता नहीं है उसकी।
आप चाहे कितनी बिल्डिंगें बना लें, यदि संसाधन नहीं होंगे, वहाँ स्टाफ नहीं होंगे, तो फिर उसका बेनिफिट जनता को कैसे मिलेगा। तो हमें चाहिए, आज भी शिक्षा का अभाव है, यहाँ चिकित्सा का अभाव है, और प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं हो या प्राइवेट अस्पताल हो, शोषण का शिकार होता है। यहाँ का हॉस्पिटल आज भी रेफरल ही कहलाता है। तो यहाँ के नेताओं को चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या निर्दलीय हो, कि सबसे पहले यहाँ लोगों को मौलिक अधिकार और मूलभूत सुविधाओं की तरफ ध्यान दे। सिर्फ विकास की बातें करने से कुछ नहीं होगा। मुख्य रूप से लोगों को जब तक सुविधाएं नहीं मिलेगी, उसके बाद विकास अधूरा कहलाएगा। आप बताइए, जब तमाम दल अपने अपने विकास के दावे कर रहे हैं, कांग्रेस कह रही है हमने विकास किया, बीजेपी कह रही है हमने विकास किया, निर्दलीय कह रहे हैं हमारा प्रत्याशी था उसने विकास किया, आप बताइए ये विकास जमीन पे क्यों नहीं दिखा? विकास इसलिए नहीं दिखा कि इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी। जो काम करने चाहिए थे वो हो नहीं पाए। यही कारण है कि आज भवन बना करके और नाम पट्टिकाएं लगा करके तो सबने अपना नाम कमा लिया, लेकिन मूल रूप से जो देखा जाए तो वहाँ पे फील्ड में कुछ भी नहीं मिलता है। आज अंग्रेजी स्कूल खुल गए इतने सारे, लेकिन वहाँ पे अंग्रेजी के अध्यापक नहीं है। पर्यटन की बात करें, यहाँ पे इतने गाइड जितने हैं उनको पूरे लाइसेंस नहीं मिल पाए हैं। कई तरह की इतनी दिक्कतें हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? आपका विधायक जिम्मेदार है, राज्य सरकार जिम्मेदार है? इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। पर्यटन कितना बड़ा मुद्दा है? पर्यटन बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसमें सांसद साहब जो हमारे यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष भी है, सांसद भी है, उनको इसमें गंभीरता से इसमें काम करना चाहिए था, मगर वास्तव में वो काम नहीं हो पाया। पर्यटन यहाँ पे नहीं रुक पाते हैं, 2-2 घंटे के लिए सिर्फ यहाँ पे आ पाते हैं, और इस कारण से यहाँ पे बेरोजगारी की भी समस्या बढ़ी है। वास्तव में बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और चित्तौड़गढ़ की चुनावी लड़ाई में ये मुद्दों की लड़ाई है, सियासी लड़ाई बेहद दिलचस्प हो चुकी है, बड़े मुद्दे हैं, लेकिन बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं। महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे के मामले पर जब हम कांग्रेस से पूछते हैं तो कांग्रेस के प्रतिनिधि ये कहते हैं कि दूसरे राज्यों में हो रहा है तो यहाँ पर क्या? आप बताइए कैसा, कितना गैर जिम्मेदाराना बयान ये आप मानती हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैं किसी भी संगठन से नहीं जुड़ी हूँ, ना कांग्रेस से ना बीजेपी से। अभी भैया बोल रहे थे कि ये बीजेपी से, मैं एक सामाजिक संगठन से जुड़ी हुई हूँ, और मैं एक स्थानीय यहाँ की जनता की जो बात करती हूँ, जनता यही चाहती है सिर्फ चंद्रबान और चंद्रबान। ठीक है, प्रत्याशी का नाम आपको पता है, काम आपके लिए क्या होना चाहिए? काम भी वही करेंगे हमारे प्रत्याशी जी। क्या काम करेंगे, क्या चाहती हैं, क्या काम? हमारे लिए हर जगह सुरक्षा करेंगे। बिल्कुल, आप बताइए। महिला वाली बात जहाँ तक बता रहे हैं, ये हमारे चित्तौड़ के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि यहाँ के चित्तौड़ के इतिहास में पहली बार जो कन्या महाविद्यालय बना है, और महिला एजुकेशन के लिए नरपत सिंह जी राजवी के समय कॉलेज जो है वो नरपत सिंह जी राजवी के समय खुला है। और जहाँ तक महिलाओं की बात करें, 33% आरक्षण का जो काम अगर कोई करा पाया है वो मोदी सरकार करा पाई है। और उसके लिए कोई भी बिल पास होता है तो लोकसभा और राज्यसभा से बनता है, और राज्यसभा के सांसद विधायक से जाते हैं। इसलिए चित्तौड़ की जनता कभी भी ऐसे विधायक को नहीं चुनेगी जिससे मोदी सरकार नहीं बन पाए। तो 33% आरक्षण का मुद्दा भी यहाँ पर लोगों के जहन में है। आप ये बताइए कि राष्ट्रीय मुद्दे भी यहाँ पर प्रभावित कर रहे हैं? जरूर करेंगे, क्यों मैम, इतने साल से श्री राम तंबू में थे, और उनको यदि आप नरेंद्र जी मोदी यहाँ जीत के आए, प्रधानमंत्री बने, तो आज 22 तारीख को भव्य मंदिर का उद्घाटन भी होने जा रहा है। और यहाँ चित्तौड़ की जनता 3 दिवाली एक साथ मनाने जा रही है। या अभी दीपावली है, उसके बाद श्री राम मंदिर का जो उद्घाटन होगा उस पर दीपावली मनाएगी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही राजस्थान में, इसको लेकर भी यहाँ चित्तौड़ की जनता दीपावली मनाएगी। तो 3 दीपावली एक साथ मनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन युवाओं के मुद्दे क्या है? युवा क्या चाहते हैं? युवाओं के मुद्दे के लिए मैं बात करता हूँ। मैं कॉलेज से प्रेसिडेंट रहा हूँ, पर युवाओं के 17 बार इस राजस्थान सरकार ने 17 बार पेपर लीक का काम किसी ने किया तो ये राजस्थान की सरकार ने, कांग्रेस नहीं किया। उसके बाद महिलाओं के अपराध की बात करते हैं, इन राजस्थान सरकार ने सिर्फ काम किया तो महिलाओं के बलात्कार किया, उनके साथ खड़े होने का काम इन लोगों ने किया। आप कैसी बात करते हो? किन महिलाओं से वोट मांगने जाओगे? किस मुंह से वोट मांगने जाओगे? युवाओं से किस मुंह से वोट मांगने जाओगे? आप किसानों की बात करते हैं, मैं किसान का बेटा हूं। यहाँ आत्महत्या सबसे ज्यादा राजस्थान में हुई, तो सबसे ज्यादा इस कांग्रेस राज में राजस्थान में आत्महत्या हुई। आप किस मुंह से किसानों के पास वोट मांगने जाओगे? और मोदी जी की योजना से आज किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि से पैसे आता है। आप बताइए, आपके मन में क्या है?
ये चित्तौड़ शौर्य और स्वाभिमान की धरती है और हम धर्म के लिए पहले भी लड़े थे और आज भी जो भाजपा लड़ रही है धर्म के लिए, हम डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए मोदी जी के साथ करेंगे। हमारे ऊपर कोई व्यक्तिवाद हावी नहीं होगा, हमारे ऊपर राष्ट्रवाद हावी था और राष्ट्रवाद हावी रहेगा। कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति अकेला इस चित्तौड़ की शान नहीं हो सकता। ये वीर कल्ला जी, महाराणा प्रताप इस चित्तौड़ की शान है और ये यहाँ का युवा जान चुका है मैडम कि हम राष्ट्रवाद के साथ है और हम मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। कोई एरा गेरा, कोई अकेला सिंगल आदमी हमारे आदर्श नहीं हो सकता। हमारा आदर्श आदरणीय नरेंद्र मोदी है और हम भाजपा को मत देंगे। बीजेपी को वोट इसलिए देंगे कि मोदी जी की जो कार्यशैली है वो इतनी महान है, इतने देश को मजबूत किया, इतना प्रभावी किया कि हर युवा उनसे जुड़ना चाहता है। और मैं फर्स्ट डाउन वोट करूंगा और 25 तारीख को ऐसा बटन बनाऊंगा, ऐसा बटन दबाऊंगा कि 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की भारी मतों और भारी सीटों से सरकार बनेगी। गिनती के 21 दिनों में सरकार भी बनेगी और नरपत सिंह जी राजवी इस देश से, इस चित्तौड़गढ़ से जीत के भी जाएंगे। कुछ और युवाओं से भी हम बात कर लेते हैं। जहाँ तक अपन टिकट कटने की बात करें तो टिकट तो राजवी साहब का भी कटा है और टिकट चंद्रमान जी का भी कटा है। जिस दिन टिकट कटा है या चंद्रमान जी के लोगों की सबके आंखों में आंसू थे। सुनिए, टिकट तो कट गया, अब प्रत्याशी भी खड़े हो गए। अब आप मुद्दा बताइए, अब आप मुद्दा प्रत्याशी, ऐसे प्रत्याशी को यहाँ लाके क्या करेंगे राजवी साहब को? आप चाहते, ठीक है, आप चाहते क्या है, होना क्या चाहिए? चाहते हैं चंद्रमान जी जीतेंगे और उन्होंने 10 साल यहाँ विकास किया है। और ठीक है, आप जो है एक चेहरे के पीछे, आप ये बताइए यहाँ पर जो स्थानीय समस्या है वो क्या है, उनका निदान क्या है, उन पर कितना काम हुआ है? 10 साल तक चंद्रमान जी ने पूरा काम किया है, महिलाओं की सुरक्षा करी है और सभी को रोजगार दिया है, सारा विकास कराया है और अच्छा काम किया उन्होंने। किसी तरह की उन्होंने कोई कमी नहीं रखी है यहाँ पे। मुद्दा ये है कि हमारे देखो 10 साल चंद्रमान जी ने सरकार रही है तो हमारे एससी एसटी में चाहे हिंदू मुस्लिम का कोई दंगा नहीं हुआ, एससी एसटी बिल्कुल सुरक्षित है। 10 साल में हमारे चंद्रमान जी ने एससी एसटी को, पहले कांग्रेस का वोट बैंक होता था हमारे एससी, लेकिन अभी हमारे 70 से 80% वोट बैंक हो गया मतलब। और चंद्रमान जी ने इतने एससी एसटी को जोड़ा है कि वो मतलब चंद्रमान जी उनका दिल में और रग रग में बसने लग गए। चलिए, कांग्रेस पर जो आरोप है वो बीजेपी ने भी लगाए हैं। कांग्रेस पर आरोप जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उन्होंने भी लगाए हैं। अब कांग्रेस पर उसका जवाब ले लेते हैं। हाँ जी, बताइए, पर्यटन, सुनिए, पर्यटन यहाँ पर नहीं बढ़ा, उसका पूरा ठीकरा अशोक गहलोत सरकार पर फूटता है। इसके साथ ही आपके यूआईटी चेयरमैन है, उनका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। क्या जवाब इसका है आपके पास? पर्यटन के अंदर मैडम 2013 से लेकर 2018-2022 तक इनकी सरकार रही। 13 से 18 तक इनके विधायक ने एक बड़ा 5 करोड़ का एक भी बड़ा काम किया हो वो आप हमारे को गिना दो, हम आप बात को इनसे पूछो। पर्यटन के बारे में इन्होंने क्या किया, रोजगार के बारे में इन्होंने क्या किया। और तो और 2013 में यहाँ का मेडिकल कॉलेज आया हुआ, वो राजेंद्र राठौड़ उसमें चिकित्सा मंत्री थे, वो वहाँ ले गए, चुरू ले चले गए थे। लेकिन ये तो ठीक है कि जनमानस का भला हो, अशोक गहलोत की सरकार है और हमारे राज्य मंत्री जी ने उसको करके तखमीना पूरा बना के और यहाँ वापस उस मेडिकल कॉलेज को लेकर आए। हालांकि 60% और ये एक संघीय व्यवस्था है, 60% केंद्र का होता है और 40% राज्य सरकार का। लेकिन जमीन है ना। और अभी एक पुलिया, परशुराम पुलिया का अभी 1 महीने पहले उद्घाटन किया। एक पुलिया का उद्घाटन 1 महीने बाद होने वाला है विजन सुरेंद्र सिंह जाड़ाव से नीचे। और इनके विधायक जी ने अपने धंधे, अपने पेट्रोल पंप बनाने के अलावा जनता के लिए कोई काम नहीं किया। इनके विधायक के ऊपर आरोप लगाया इनके पार्टी पदाधिकारी ने कि भारतीय जनता पार्टी का वो प्लॉट खा गए हैं और इनके ही वो इसी वजह से इनका टिकट कटा है। इन्होंने भ्रष्टाचार को बहुत पनपाया है यहाँ पे। कांग्रेस ने आरोपों की एक लंबी फेहरिस्त रखी है, आपके पास क्या जवाब है? मैडम, पहली बार वो 11,000 वोटों से जीते थे। अगर उन्होंने जनता के बीच में रह के काम नहीं किया होता तो दूसरी बार वो 25,000 मतों से नहीं जीतते। बहुत जोरदार। दूसरी बात यह है कि अगर उन्होंने सही ढंग से काम नहीं किया होता तो आप यहाँ आज आए हैं, आप मार्केट से रिपोर्ट ले सकते हैं, पिछले जो विजुअल्स है वो देख सकते हैं किस तरह हमारे कार्यक्रम में जनता चंद्रमान जी के समर्थन में खड़ी हुई है। एक आदमी की आंखों में आंसू है उनका टिकट कटने से। तो रघु जी से हम इसका जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस ने जो इतनी लंबी फेहरिस्त आपके सामने आरोपों की रखी है, क्या आपके पास जवाब? सबसे पहले पर्यटन के मामले में पूछा, दुर्ग पर सबसे पहले आज की तारीख में सब जगह रेलिंग लगना, रोडें बनना, बड़े मंदिरों के सामने पार्किंग बनना,
और टूरिस्ट फैसिलिटी के लिए वहाँ सेंटर डेवलप होना, उसके अलावा वहाँ जो मोनूमेंट्स है उनके जीर्णोद्धार के लिए करोड़ों रुपए का बजट, आज आप जो पुराने मोनूमेंट्स हैं उनको जाके देख लो। उसके अलावा हमारा जो यहाँ पे एक लाइट एंड साउंड शो चलता है, उसमें कांग्रेस सरकार में स्क्रिप्ट जो थी वो बिल्कुल खराब थी, उसको रुकवा के और वापस अब की बार हमारी सरकार में चेंज करी। रानी पद्मावती के महल के बारे जो गलत इतिहास लिखा था उसको हमने चेंज कराया। चित्तौड़ के सामलिया जी में टूरिस्ट सर्किट में, कृष्णा सर्किट में शामिल करके 18 करोड़ रुपए का टूरिस्ट सेंटर वहाँ डेवलप किया। उसके अलावा टूरिस्ट के लिए क्या चाहिए, आपको रोड चाहिए, 6 लेन बीजेपी ने बनवा दी। टूरिस्ट के लिए आपको ट्रेनें चाहिए। आज आप, मैं कह रहा हूँ, दावा कर सकता हूँ 10 साल पहले कितनी ट्रेनें थी, आज कितनी ट्रेनें चलती चित्तौड़ में, आप जाके रिकॉर्ड उठा के देख सकते हो। भारत सरकार ने 300 टावर चित्तौड़ जिले में नए लगाने का काम किया बीएसएनएल के। जिन गाँवों में 70 साल में कुछ सुविधा नहीं थी, वहाँ भारत सरकार ने टावर पहुँचाने का काम किया। सीआरएफ की 6 रोडें राजस्थान, 12 रोडें कुल राजस्थान में आई है, उसमें 6 रोडें चित्तौड़ लोकसभा क्षेत्र में आई। तो हमारे सांसद को हमें गर्व है, ऐसा कोई काम सांसद ने 10 सालों में एक काम बता दो आप जो भारत सरकार के संबंधित नहीं हुआ। और मैं कहता हूँ गिरिजा व्यास यहाँ से मंत्री थी, वो वरिष्ठ नेता हैं, पानी की एक टंकी इनकी सरकार ने जोर लगाया, पेयजल के लिए किले पे नहीं पहुंचा पाए, नीचे से पाइपलाइन से पानी जाता। सीपी जोशी जी ने भारत सरकार से वो एनओसी दिला के वो टंकी बनवाई। ये बात करते हैं फसाद लाइट की, 6 करोड़ रुपए भारत सरकार ने फसाद लाइट के दिए। राजस्थान सरकार कांग्रेस की थी, यहाँ पे उनकी कार्यकारी एजेंसी थी, वो पैसा लैप्स हुआ, उसके बाद वापिस अब एनओसी मिली और अब काम चल रहा है। कांग्रेस पर्यटन के मामले में हमेशा शून्य थी, शून्य रहेगी। पर्यटन को बढ़ाने के लिए रोड बनाने का काम हो, 10 साल में होटलों की जितनी एनओसी हो, होटल डेवलपमेंट हुआ है, टूरिस्ट पॉलिसी में डेवलपमेंट हुआ, इनको लाइसेंस देने की बात हो, आप पूछ लो गाइडों के लाइसेंस 10 साल में बढ़े कि नहीं बढ़े। किले के ऊपर एक म्यूजियम है, करोड़ों रुपए उस म्यूजियम में 10 साल में पहली बार लगे। 70 साल में जितना पैसा नहीं लगा, 10 साल में किले पे वो पैसा लगा। उसके अलावा आप और भ्रष्टाचार की बात करो, आज का अखबार उठा के देख लो आप, यूआईटी के अंदर 272 पट्टों को प्लॉट का मामला आया है। गुपचुप तरीके से आचार संहिता लगने के बाद वो पट्टे जारी हुए हैं। हम तो डिमांड कर रहे हैं जिनको पट्टे मिले उनकी लिस्ट तो जारी करो। कौन भ्रष्टाचारी है पता लग जाएगा, कौन कौन आने वाले हैं, वहां पे कौन बैठा है मैं बताता हूँ, यूआईटी में कौन बैठा आप पता कर सकते हैं। और अभी आप भ्रष्टाचार की बात करो, आप ये अभी पेपर लीक की बात हुई, आज भी आरपीएससी में 2 मेंबर ऐसे जिनके घर वाले चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का तो गठबंधन हो गया आरपीएससी से। एक तो जो मेंबर है उसकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, एक के मेंबर का बेटा चुनाव लड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जब कांग्रेस के प्रत्याशी के परिवार का मेंबर है तो आप बाबूलाल कटारा की सिफारिश किसने करी, वो कांग्रेस का पहले पदाधिकारी था, आज वो आरपीएससी का मेंबर बना था, उसको हटाया नहीं, जेल हुई, उसके बाद उनको पता लगा। आज जो आरपीएससी का चेयरमैन, आरपीएससी में एक मेंबर नया नियुक्त किया है, उसके आप देख लो, अशोक गहलोत ने बनाने के तीसरे दिन बाद कहा कि मुझसे गलती हो गई, 3rd डे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का चेहरा साफ है यहाँ पे। तो भूमि पे पट्टों का जो मामला है वो भी यहाँ पर एक बड़ा गंभीर मुद्दा है। उस पर यहाँ पर सबसे पहले युवाओं से जान लेते हैं कि कितना बड़ा ये मुद्दा है। मैडम, ये चित्तौड़गढ़ में राजनीति की एक बड़ी टंकी है, उसकी एक पाइपलाइन जाड़ाव साहब के घर जाती है, एक चंद्रपाल जी के घर जाती है, दोनों में ही भ्रष्टाचार का पानी है। आप ये मान के चलो। चलिए हम बात कर लेते हैं। तो भ्रष्टाचार भी एक बार एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं, उनके प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं। अभी यहाँ पर कांग्रेस का कहना है कि जो बीजेपी से आपके प्रतिनिधि को टिकट नहीं मिला वो भ्रष्टाचार की वजह से नहीं मिला, क्या आप कहना चाहते हैं? ये उनको मालूम ही नहीं होगा अभी तक कि आज तक उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार का आरोप किसी अखबार में किसी जनता के द्वारा आप किसी से भी पूछ के प्रूव करा दें। तो कांग्रेस ये आरोप क्यों लगा रही है? ये कांग्रेस नहीं लगा रही है, ये बीजेपी वाले लगा रहे हैं। कांग्रेस, ये बीजेपी वाले लगा रहे हैं। अभी उन्होंने लगाया, कांग्रेस वालों ने लगाया, अभी उन्होंने बोला कि एक टंकी से कांग्रेस वालों ने लगाया, कांग्रेस वालों ने लगाया, इन्होंने लगाया। अभी उन्होंने बोला कि टंकी में से जो पानी जा रहा है कांग्रेस वालों ने लगाया। थोड़ी देर पहले उन्होंने ही कहा। पहले मेरी बात पूरा सुने। अभी आपको उन्होंने कहा कि एक टंकी में से जो पानी जा रहा है वो आधा पानी झाड़ावा साहब के यहाँ जा रहा है और आधा पानी चंद्रपाल जी के यहाँ जा रहा है। शायद वो टंकी इनके घर पे लगी हुई है और वो ट्यूबवेल भी इनके यही है, इसलिए उस पानी की सप्लाई ये करते हैं, इसलिए उनको मालूम है ना कि ये पानी किधर जा रहा है भ्रष्टाचार का। इसका जवाब जनता समर्थन देके दे रही है कि भ्रष्टाचार किया या नहीं किया, इसीलिए इनको 5-5, 10-10 लोगों के साथ फार्म भरना पड़ रहा है। देखो एक बात तय है, राजनीति में शुचिता की कमी आई है, निश्चित तौर पे स्वीकार करना पड़ेगा। अब इसका भैया मैं बोल लूं भैया, एक राजनीति में शुचिता की कमी निश्चित तौर पर आई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप केवल अगर भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं धुआं उठ रहा है तो आग रही होगी, उसके पीछे आपको जाना पड़ेगा कि मेरी बैलेंस शीट चेक करो। आप 10 साल पहले मेरी बैलेंस शीट क्या थी, आज क्या, तो
कहीं ना कहीं प्रश्न उठाए तो उसका उत्तर ढूंढना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। भ्रष्टाचार को आरोप कौन लगा रहा है, क्यों लगा रहा है, किसको जवाब, जिसको जवाब देना वो दे। पार्टी का तो कोई लेने देना ही नहीं उस भ्रष्टाचार में किसी में। प्रूफ दो ना, राइटिंग में प्रूफ दे, बोलने से नहीं, बोलने से क्या होता है मैडम, बोलने से नहीं, प्रूफ ये बोलना है, ये मुंह से बोला है उन्होंने, ये उनका और आपसी मामला है उनका, उन्होंने ये प्रूफ नहीं दिया। प्रूफ का मतलब होता है आप ऑन रिकॉर्ड कोई प्रूफ दो, बोलने से मैं कुछ भी बोल दूंगा। ये कांग्रेस चोर है, कांग्रेस ऐसा क्यों बोल, ये उनको कोई मुद्दा नहीं है उनके पास। तो आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर मुद्दे हैं, मुद्दों की लड़ाई तो है ही, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार यहाँ पर जारी है, दावे हैं प्रति दावे हैं, अपनी आवाज जनता तक सभी दल पहुंचा रहे हैं। लड़ाई यहाँ पर त्रिकोणीय हो चुकी है, बेहद दिलचस्प लड़ाई है, लेकिन इन मुद्दों के बीच में क्या कुछ परिणाम आएगा ये जनादेश ही तय करेगा। तो चित्तौड़गढ़ की चुनावी रथ यात्रा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।